नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में। सामान्य अध्ययन के सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम लाए हैं पॉलिटी का मास्टर वीडियो। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल को। तो बिना आपके अतिरिक्त समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का मास्टर वीडियो। का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जिससे कोई राज्य या अन्य राज्य शासित संगठन अभिशासित होते हैं। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था, जिसके अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। BN राव को संविधान सभा का विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से क्रियान्वित या लागू किया गया था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अब संविधान के कुछ समिति देखते हैं। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। अन्य सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि मद्रास से निर्वाचित थे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मुंबई से निर्वाचित थे। N गोपाल स्वामी आयंगर, मद्रास से निर्वाचित थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। N माधव राव, BL मित्र के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। DP खैतान, इनकी मृत्यु के बाद T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान की समितियां व उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान के प्रावधान व उनके स्रोत। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता। राष्ट्रपति पद का प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना, ये सभी USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया। शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ, कनाडा से लिया गया। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। गणराज्य, फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे संबंधित उपबंध है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण अथवा भू सुधार की विधियों का वर्णन है। 10वीं अनुसूची, इसमें यह अनुसूची संविधान में 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं का उल्लेख है। इसमें पंचायत के लिए 29 विषय का वर्णन है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का वर्णन है। इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय का उल्लेख है। संविधान की उद्देशिका, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे। नागरिकता, नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के निम्न आधार हैं। पहला, जन्म से, देशीकरण द्वारा और किसी विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण पर, और वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 देखते हैं, भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17,
अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 18, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो इस प्रकार हैं। 19 को ए, विचार अभिव्यक्त एवं प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने की स्वतंत्रता। 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 सी में है किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी में है देश के किसी भी भूभाग में आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 ई में है निवास की स्वतंत्रता। 19 जी में है व्यापार, व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिकों को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में है भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। नोट वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार भी जीवन का अधिकार माना है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 को राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध किया गया है। अनुच्छेद 24 इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना, खनन क्षेत्र या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, इसके अंदर सिखों को कटार रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व रखने तथा नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 इसके अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जो धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में अपना धन व्यय करने के लिए निश्चित कर दिया है, उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 इसके अंतर्गत राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में भारत के नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 यह अधिकार मूल अधिकार को परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी रिटें निम्नलिखित है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट के अनुसार न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि बंदी के कारणों को जाना जा सके। दूसरा है परमादेश। इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिसके हेतु वह बाध्य है।
और उसने उस कार्य को करने से मना कर दिया हो तो यह रिट लगता है। प्रतिषेध, यह रिट किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। चौथा है उत्प्रेषण, यह प्रतिषेध के समान ही है। इस रिट द्वारा वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता हो उससे रोकता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लिया हो। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद व मूल विषय। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के उचित साधन प्राप्त करने का अधिकार है, उत्पादन के साधन आदि का विकेंद्रीकरण, स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक व्यवस्था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग आदि का विकास। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 के तहत गाय, बछड़े और दुधारू पशु के वध पर रोक और उनका संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब है नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए यह पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। इसकी कुल संख्या 11 है। संविधान पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवीं है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है,
की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां और अंतिम है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी से मिलकर बनती है। भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। राष्ट्रपति पद हेतु वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 वर्ष की होना चाहिए। अब है भारत के राष्ट्रपति अब तक। क्रम संख्या 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा था। प्रथम राष्ट्रपति और सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले राष्ट्रपति रहे थे। दूसरे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति पद पर योगदान दिया। प्रथम राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे। तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहे। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथे हैं वीवी गिरी, 1969 प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। पांचवें हैं एम हिदायतुल्लाह, 1969 ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। वीवी गिरी 1969 से 1974 द्वितीय चक्र की मतगणना से निर्वाचित राष्ट्रपति। इनके समय में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। सातवें हैं फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। आठवें हैं बीडी जत्ती, 1977। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नौवां है नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 10वें हैं ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 1987। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। 11वें हैं आर वेंकट रमन, 1987 से 1992 तक। सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति थे। 12वें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997। ये पूर्व में उपराष्ट्रपति थे। 13वें हैं के आर नारायणन, 1997 से 2002। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। 14वें हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007। ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। 15वें हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012।
प्रथम महिला थी जो राष्ट्रपति बनी। और 16वें थे प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। ये बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। 17वें हैं रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से उत्तर प्रदेश के 25 जुलाई 2017 से अब तक ये राष्ट्रपति पद पर हैं और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति की पदावधि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित होगा। कार्यकाल से पूर्व महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है व प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा क्षमा में अर्थात दंडादेश का निलंबन, मृत्युदंड स्थगत, राहत या माफ़ भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्ति को मनोनीत करता है। सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा अथवा समाप्ति करवा सकता है। अब है आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना होने पर संपूर्ण देश या किसी हिस्से में आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वह भारतीय आपातकाल लागू कर सकता है, वित्तीय आपात लागू कर सकता है। नोट वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू अब तक नहीं हुआ है। अब है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 66 में लोकसभा व राज्यसभा मनोनीत सदस्य होंगे, सदस्य के भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल की भागीदारी नहीं होती है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 65 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। अब भारत के उपराष्ट्रपति अब तक क्रम संख्या। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। प्रथम उपराष्ट्रपति, सर्वाधिक लंबा इनका कार्यकाल था। दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 67 तक रहे। तीसरे थे वीवी गिरी, 1967 से 69 तक। सबसे कम अवधि तक उपराष्ट्रपति ये रहे थे। चौथे हैं जीएस पाठक, 1969 से 74 ईस्वी तक। पाँचवें हैं बीडी जत्ती, 1974 से 1979। छठे हैं एम हिदायतुल्ला, 1979 से 84 ईस्वी तक। सातवें हैं आर वेंकटरमन, 1984 से 87 ईस्वी तक। आठवें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 ईस्वी तक। नौवें हैं के आर नारायण, 1992 से 1997 ईस्वी तक। 10वें हैं कृष्णकांत, 1997 से 2002 तक। इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो गई थी। 11वें हैं BS शेखावत, 2002 से 2007 तक रहे थे। 12वें हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, 2007 से 17 तक। लगातार 2 कार्यकाल इनका रहा था। और वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू, 13वें नंबर के, 11 अगस्त 2017 से अब तक बने हुए हैं। भारत का प्रधानमंत्री।
अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्पष्ट बहुमत ना होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग भी करते हैं। प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद का त्याग कर सकते हैं। पद त्यागते ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता, परामर्श एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री अब तक। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 64 तक इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे थे। तीसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक ये रहे थे। और चौथे हैं गुलजारी लाल नंदा, ये फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। पांचवें प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहे। ये राज्यसभा के सदस्य से प्रधानमंत्री बनने वाली प्रधानमंत्री थी। छठे हैं मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सातवें हैं चौधरी चरण सिंह। 1979 से 1980 तक। आठवें हैं इंदिरा गांधी। 1980 से 84 ईस्वी तक रही थी। और नौवें हैं राजीव गांधी। 1984 से 1989 ईस्वी तक। 10वें प्रधानमंत्री हैं बीपी सिंह। 1989 से 1990 ईस्वी तक। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। 11वें हैं चंद्रशेखर। 1990 से 91 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। 12वें हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 ईस्वी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 13वें प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 19 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। 14वें प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़ा। 1996 से 97 ईस्वी तक रहे थे। ये विधानसभा के सदस्य से प्रधानमंत्री बने थे। 15वें प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल। ये 1997 से 98 तक प्रधानमंत्री रहे। और 16वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से 1998 में बने और 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 17वें प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। और 18वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से अब तक बने हुए हैं। नोट: नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत से लगातार दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध दिया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी या विधि अधिकारी होता है। वह भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वकालत कर सकता है। वह संसद की बैठक में भाग भी ले सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता। संघीय विधायिका या संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा को उच्च सदन या लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं।
राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का प्रावधान है, राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 सदस्य है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उन्हें कला, खेल, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यसभा उसे पारित ना कर दे। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक कर रख सकते हैं, लेकिन यह विधेयक को रद्द नहीं कर सकती। हालांकि यह इसमें संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, जिसे मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं है। सिर्फ राज्यसभा को ही यह अधिकार है कि वह संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। राज्यसभा के सदस्य हेतु योग्यता। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। यह एक अस्थायी सदन है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित होता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष हेतु चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उतने ही निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य अपने प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से चुने जाते हैं। अब है लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। यह एक लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 545 सदस्य है। 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से तथा 2 सदस्य अंगल भारतीय समुदाय से हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में 530 + 13 संघ राज्य क्षेत्र से और 2 एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव 5 वर्ष हेतु होता है। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यह अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग हो सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। अब है लोकसभा। लोकसभा के सदस्य का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था नहीं है। इस पर लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा में सर्वाधिक सांसद 80 उत्तर प्रदेश राज्य से है। लोकसभा के सदस्य हेतु अर्हता। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है जब तक कोई नई निर्वाचित लोकसभा का पहला अधिवेशन ना हो जाए। स्पीकर पहली बार मतदान नहीं करता है। गतिरोध को दूर करने के लिए वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 मत द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर व पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता आदि शामिल होते हैं।
राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। यदि वह है तो पद ग्रहण से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष हेतु नियुक्त किया जाता है, परंतु इससे पूर्व भी वह त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। वह पुनः द्वितीय काल हेतु नियुक्ति हेतु पात्र भी होता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। राज्यपाल की शक्तियाँ: वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्य पदाधिकारी जैसे राज्य का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति आदि की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद के कुल सदस्य के 1/6 भाग को भी मनोनीत कर सकते हैं। विधानसभा के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। राज्यपाल की अनुमति के बगैर धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय में क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है। राज्यपाल क्षमादान का लघुकरण या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, परंतु पूर्णतः परिवर्तन नहीं। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अब है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163A के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों में सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यों की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वास्तव में विधानसभा में बहुमत रहने तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पर रहता है। यदि विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री के लिए वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा सदस्य की है। यह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। संसदीय परंपरा के अनुसार उसे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री के कार्य: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा, उसके विभाग का परिवहन तथा उसकी नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता के रूप में कार्य करता है। महाधिवक्ता: संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। नेक्स्ट है राज्य की विधायिका या विधानमंडल। प्रत्येक राज्य की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था हो तो तथा राज्यपाल होते हैं। बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा व विधान परिषद हो तो शेष सभी राज्य में केवल विधानसभा की व्यवस्था ही है। विधान परिषद यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह अस्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या का राज्य विधानसभा के सदस्य MLC का 1/3 होता है।
परंतु 40 से कम नहीं होता है। अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर था। इसके सदस्य का चयन निम्न प्रकार से होता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले होते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, 1/12 सदस्य पूर्व स्नातकों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा तथा 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की सदस्यता हेतु अर्हताएँ राज्यसभा के समान ही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं एवं नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधानसभा लोकसभा के समान एक लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्यों एमएलए का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल उससे पूर्व भी भंग कर सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 व अधिकतम 500 निर्धारित है। अपवाद में है गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा में 40, मिजोरम में 40 और अरुणाचल प्रदेश में 40 और सिक्किम में भी 32 है। केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद को मजबूती प्रदान करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्ति के बंटवारे से संबंधित 3 अनुसूचियां दी गई है, जो इस प्रकार है। प्रथम है संघ सूची, इसमें 97 विषय है। दूसरा है राज्य सूची, इसमें 66 विषय है। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय है। केंद्र राज्य संबंधों पर 1983 में सरकारिया आयोग तथा 2007 में एम पुंछी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु वर्तमान में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु अर्हताएँ: वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी एक या अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कुशल विधिवेत्ता हो। नियुक्ति एवं कार्यकाल। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु के पूर्व वह पद का त्याग कर सकता है। इसके अतिरिक्त साबित कदाचार व समर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों द्वारा उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत व समस्त संख्या के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में देश में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश में कुल 25 आंध्र प्रदेश व तेलंगाना अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु अर्हताएँ: वह भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 से अधिक न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। शपथ एवं कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। लोक अदालत कानूनी विवाद के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत एक वैधानिक मंच है। यह लोक उपयोगी सेवाओं के विवाद के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह व निर्धारण के लिए है, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोक अदालत का गठन किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर सबल लोकतांत्रिक संस्थाओं के परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए शक्ति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की थी, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसके सदस्य ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव की पंचायतों द्वारा निर्वाचित किए गए हो। तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषदें। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। बाद में इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। संविधान का 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्ति व उत्तराधिकार से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। अशोक मेहता समिति गठन 1977 ईस्वी ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी समिति गठन 1986 ईस्वी ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तराधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ होती है: नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। प्रमुख संवैधानिक या गैर संवैधानिक आयोग या संस्थाएं। पहला निर्वाचन आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले पूरा होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग के कार्य: राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता बनाना। नेक्स्ट है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य में करों का बंटवारा करना है तथा सहायता अनुदान का निर्धारण करना है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि, लोकपाल समिति व आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्ययों का परीक्षण CAG द्वारा किया जाता है। केंद्र व राज्य के खातों का लेखा परीक्षण भी CAG द्वारा किया जाता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त। उच्च पदों पर नियुक्ति लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए वर्ष 2014 में भारत में लोकपाल विधेयक पास किया गया था। अप्रैल 2019 में भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करते हैं।
लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। इसमें से 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। लोकपाल चयन समिति में 5 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी). राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) एक प्रशासनिक अधिकरण है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया। एनजीटी के कार्य निम्नलिखित हैं: पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार को लागू करना, पर्यावरण से संबंधित विवाद का निपटारा करना तथा इस बारे में किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा देना आदि। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासनिक उपयोग, ई शासन, ई गवर्नेंस। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा शासन प्रशासन की पहुंच जन जन तक सुनिश्चित करना ही शामिल है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच सरकार से नागरिक तक G2C, सरकार से व्यवसाय तक G2B, सरकार तक G2G तथा नागरिक से नागरिक तक C2C सुनिश्चित करना है, जहाँ की G गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, B बिजनेस को और C सिविलियन को। इसका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाना तथा सरकार में एवं उसके निर्णयों कार्यों में लोग के विश्वास में वृद्धि करना है। ई-जिले, यह ई गवर्नेंस के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका अपेक्षित लक्ष्य राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत उच्च पदों वाली सेवाओं को कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत लाना है। इसके अंतर्गत देश की विभिन्न राज्य में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत परियोजना, आंध्र प्रदेश में कॉम्पैक्ट 2020, कर्नाटक में भूमि कार्यक्रम, केरल में फ्रेंड्स और हरियाणा में दिशा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर किया गया था। मध्य प्रदेश केंद्र, राजस्थानी केंद्र तथा दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्र में 1998 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। गोवा वह प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार 1999 में ईवीएम से चुनाव संपन्न हुआ था। 2004 के आम चुनाव में सर्वप्रथम संपूर्ण देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। वीवीपीएटी के जरिए मतदाताओं को तात्कालिक फीडबैक, मतदाता पावती रसीद यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी, मतपत्र रहित मतदान प्रणाली इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फौरी तौर पर फीडबैक देने का तरीका है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्वतंत्र पुष्टि से है। यह व्यवस्था मतदाता को इस बात की पुष्टि करने के लिए अनुमति देता है कि इसकी इच्छानुसार मत पड़ा है या नहीं। 17वें लोकसभा चुनाव 2019 में पूरे विश्व में वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया था, पूरे देश में। नोटा का अधिकार 2013 में नोटा नन ऑफ एबव को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतंत्र में मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वह यदि वे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से असंतुष्ट है तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे किसी भी प्रत्याशी का चुनाव ना करें। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नोटा के विकल्प के माध्यम से मतदाताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वह राजनीतिक दलों को स्वच्छ व ईमानदार छवि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए विवश करे। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन दिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में नया उपखंड
15(4) जोड़ा गया। नवी अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को डाला गया। 31वां संविधान संशोधन 1972, इसमें लोकसभा सीटें सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए तथा मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संशोधन 1978, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान के संविधान में शामिल किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया एवं नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दें। 93वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, 250, 268, 270, 271, 286, 366, 368 में संशोधन किया गया। 6ठी व 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई। 103वां अनुच्छेद 103वां संशोधन 2019, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग को शिक्षण संस्थान में नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज। भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया शक्ति का, सफ़ेद शांति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसे गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकंड है। कभी कभी राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप में इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है और इसे गाने का समय 20 सेकंड होता है। मूल रूप से यह गीत 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रीय गान के स्वरूप में इसका मात्र प्रथम पद, जिसमें 13 पंक्ति है, की जाती है। यह गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद है, परंतु इसका प्रथम पद ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्र चिन्ह या राज्य चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में
शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हैं। इसके नीचे चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीच में चक्र बना हुआ है। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर, इसका साइंटिफिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे संपूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पशु बाघ या पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। भारत में बाघ की पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन है। यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जो कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का है। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। राष्ट्रीय फल आम मैंगीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल। भारत में विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों के आम की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़ फाइकस बंगालेसिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी या गजराज है, जो 2010 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली है, जो 2009 में घोषित की गई थी।